गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। देखिए 10.3 में एक दो नए फार्मूलाज हैं, नहीं तो बाकी सारे पुराने फार्मूला आपको क्या करने हैं, यूज़ करने हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इसमें मैंने कहा है इसके 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स में हमें क्या करना है, जो इक्वेशन हमें दे रखी है इसको रिड्यूस करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट दो फॉर्म जो होती है, दो होती है हमारे पास, एक तो वाई इंटरसेप्ट और एक एक्स इंटरसेप्ट। तो जब भी आपको स्लोप इंटरसेप्ट दिया हो तो उस केस में हम वाई इंटरसेप्ट को भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है आपको इक्वेशन दे रखी है x + 7y = 0। अब हमें क्या करना है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है और इसका स्लोप और y इंटरसेप्ट हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दो होती है, एक होती है y = mx + c। ये जो लाइन है इसका स्लोप जो होता है वो होता है बच्चों m, और इसका y इंटरसेप्ट जो होता है वो होता है c। y इंटरसेप्ट क्या होता है, c। अच्छा, एक और इक्वेशन होती है, वो होती है y = m ब्रैकेट के अंदर x - d। ये भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, मगर यहाँ पर स्लोप तो खैर सेम ही रहेगा लाइन का m, मगर इसका जो x इंटरसेप्ट होता है वो क्या होता है, d होता है। यहाँ पर x इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चों, d। ये आपको ध्यान रखना है। स्लोप इंटरसेप्ट दो होती है, दो तरह की इक्वेशन होती है स्लोप इंटरसेप्ट में। अगर आपको y इंटरसेप्ट और स्लोप दिया हो तो ये, अगर x इंटरसेप्ट दिया हो और स्लोप दिया हो तो ये। क्लियर है। अब इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट्स दिए, तीनों पार्ट्स को हमें क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसका स्लोप और y इंटरसेप्ट हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखिए इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 7y किसके बराबर आएगा, -x के। तो y किसके बराबर आएगा, -1/7x के। अब इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं हम, y = mx + c से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। m कितना हो जाएगा बच्चों, -1/7, और c कितना हो जाएगा, 0। तो ये जो लाइन है इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 होगा, और इसका स्लोप क्या होगा बच्चों, -1/7। अच्छा, y इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब क्या है, ये लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही है। अच्छा, अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में हमें जो इक्वेशन दी है, इसमें हमें गिवन है 6x + 3y - 5 = 0। अब हमें क्या करना है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसका स्लोप और y इंटरसेप्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, अच्छा इसको हम इस फॉर्म में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे, क्योंकि उन्होंने पूछा ही y इंटरसेप्ट है। अगर वो x इंटरसेप्ट पूछते तो हम इसको फॉलो करते, और वैसे भी अगर सिर्फ वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते तो उसमें हम नॉर्मली हम y इंटरसेप्ट को ही क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। हाँ, अगर वो कहीं से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसका स्लोप और x इंटरसेप्ट निकालो, तो फिर हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है। अब देखिए, अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 3y किसके बराबर आएगा, -6x + 5। अब y की वैल्यू निकाल लीजिए, उसके लिए हम 3 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो y कितना आएगा, -2x + 5/3। अब देखिए इसको इससे कंपेयर करिए, तो m कितना आ गया, -2, और c कितना आ गया, 5/3। तो इसका मतलब ये जो लाइन दे रखी है इसका स्लोप होगा -2 और इसका y इंटरसेप्ट होगा 5/3। इसका मतलब y इंटरसेप्ट 5/3 का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही होगी,
0,5/3 से पास हो रही होगी। अच्छा, अब देखिए थर्ड पार्ट में हमने कहा है यहाँ पर इन्होंने हमें x इजिकल टू y इजिकल टू 0 दे रखी है इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है और इसका y इंटरसेप्ट और स्लोप हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? तो जब आप कंपेयर करोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ तो x की टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, मगर यहाँ पे ना तो x की टर्म है ना ही यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। तो इसका मतलब इसको जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर m जो है वो कितना आएगा 0 और c कितना आएगा 0। मतलब ये जो लाइन है इसका y इंटरसेप्ट होगा 0 और इसका स्लोप भी क्या होगा 0। क्लियर है? वैसे तो देख के ही पता लग रहा है y इजिकल टू 0 का मतलब ये x एक्सिस है। x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इजिकल टू 0 होती है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। देखिए ये इसके भी क्वेश्चन नंबर 2 के भी 3 पार्ट हमें दे रखे हैं। तीनों पार्ट में इन्होंने कहा है हमें जो इक्वेशंस गिवन है उन्हें हम क्या करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उनके इंटरसेप्ट जो है वो भी फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है लाइन की, वो होती है x/a प्लस y/b इजिकल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है किसकी, लाइन की। अच्छा, ये रिप्रेजेंट किसको करती है, ये उस लाइन को रिप्रेजेंट करती है जिसका x इंटरसेप्ट तो a होता है। जिसका x इंटरसेप्ट क्या होता है, a होता है, और y इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चों, इसका b। x/a है ना, x के नीचे जो टर्म होगी वो तो x इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करती है और y के नीचे वाली जो टर्म होती है वो y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर मान लीजिए एक लाइन का x इंटरसेप्ट a है, मतलब वो ओरिजिन से x एक्सिस को एट ए डिस्टेंस a काटती है और वही लाइन y एक्सिस को एट ए डिस्टेंस b काटती है, कहाँ से, ओरिजिन से। तो उसकी इक्वेशन ये होगी। और इसको ये भी कह सकते हो लाइन जो है वो a,0 और 0,b से पास हो रही है। अब देखिए अब इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको 12 को उधर ले जाते हैं तो आएगा 3x प्लस 2y इजिकल टू 12। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो इससे कट जाएगा तो आएगा x/4 प्लस y/6 इजिकल टू 1। अब इसको इससे कंपेयर करिए। क्लियर है? तो a की वैल्यू क्या आ रही है 4 और b की वैल्यू क्या आ रही है 6। तो a यहाँ पे 4 आ गया और b कितना आ गया 6 आ गया। तो इसका मतलब ये जो लाइन है इसका x इंटरसेप्ट 4 होगा और y इंटरसेप्ट क्या होगा 6 होगा। और इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं ये जो लाइन है 4,0 और 0,6 से पास हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट।
इसमें आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होता है, 1 बनाना होता है, सही, तभी तो हम इसको इससे कंपेयर कर पाएंगे। जो कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2x/3 माइनस y/2 इज इक्वल टू 1। तो आएगा x अपॉन, इसको लिख सकते हैं 3/2 माइनस y/2 इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसको इससे कंपेयर करने के लिए आप ये देख रहे हो यहाँ पे x और y की जो टर्म है उनके बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे पहले। ये आगे x/3/2 प्लस y अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। क्लियर है। देखो इससे ये कैसे आया, अब ये मेन ऑब्लिक है, इसके नीचे जो टर्म होती है वो पलट कर ऊपर जाती है, तो इसका मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, 2x/3। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2x/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2x/3 को फिर हम इस फॉर्म में भी लिख ही सकते हैं। क्लियर है, ये आप समझ लेना इससे ये कैसे है। इस 2 को हम क्या कर गए, नीचे ले गए 3 के। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे x इंटरसेप्ट क्या है, 3/2 और y इंटरसेप्ट क्या है, -2। x इंटरसेप्ट तो बच्चों a दे रखा है ना, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3/2 और y इंटरसेप्ट क्या होता है b की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर -2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इसमें मैंने कहा है 3y + 2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो इसके हमें क्या करनी है बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है और फिर दोनों इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इसके हमें फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे x वाली टर्म तो है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको उधर ले जाएंगे -2। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमें क्या बनाना होता है 1, तो कितना आएगा 3y - 2, 3y अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। तो y अपॉन इसको नीचे ले जाएंगे -2/3 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों इसका मतलब यहाँ पे x इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, क्यों x वाली टर्म तो है नहीं, तो x इंटरसेप्ट क्या होगा वो हम कंसीडर करेंगे ही नहीं कि x इंटरसेप्ट इसका होगा ही नहीं। हाँ y इंटरसेप्ट क्या होगा बच्चों इसका -2/3। क्लियर है, मतलब ये जो लाइन है इसका y इंटरसेप्ट तो -2/3 होगा और ये x एक्सिस को कहीं पर भी नहीं काटेगी, x एक्सिस को कहीं पर भी नहीं काटेगी। उसका रीजन मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए आपको 0, -2/3 यहाँ दे रखी है कोई पॉइंट, सही। अब ये जो लाइन होगी वो इस तरीके से होगी, सही। अब देखो ये जो लाइन है ये y एक्सिस को ओरिजिन से एट ए डिस्टेंस कितना 2/3 यूनिट काट रहा है नीचे की तरफ। क्लियर है। अच्छा मगर ये y एक्सिस को काट ही नहीं रहा है, तो y एक्सिस को ये नहीं काट रहा है, इसका मतलब इसमें y इंटरसेप्ट है नहीं। तो उस केस में y वाली टर्म इसमें आपको कभी भी नजर नहीं है। क्लियर है। अगर मान लीजिए आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है उसमें x वाली टर्म है ही नहीं, इसका मतलब उसका x इंटरसेप्ट होगा ही नहीं। अगर उसमें y वाली टर्म मिसिंग है तो इसका मतलब उसमें y इंटरसेप्ट होगा ही नहीं। ये किस केस में होता है, अब अगर मान लीजिए x वाली टर्म मिसिंग है तो इसका मतलब जो गिवन लाइन है वो x एक्सिस के ही पैरेलल होगी। अगर यहाँ पे y मिसिंग होता तो इसका मतलब गिवन लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें नॉर्मल फॉर्म के बारे में पढ़ना है। अब देखिए नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। देखिए नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दिया होता है, कहाँ से, ओरिजिन से। डिस्टेंस कितना होता है p, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ये थीटा डिग्री का एंगल बनाती है, किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो इस केस में इस लाइन की इक्वेशन होती है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। क्लियर है बच्चों? एक बार इसका बेस समझ लीजिए। देखिए नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, आपको एक लाइन दी होती है और उस लाइन की इक्वेशन ये होती है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। अच्छा, इस लाइन से रिलेटेड डाटा क्या दिया होता है, वो हमें दिया होता है कि इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होता है, p यूनिट होता है। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है थीटा डिग्री के एंगल बनाती है, किसके साथ, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है x माइनस √3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसके नॉर्मल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, और इस केस में इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट मींस p हमें फाइंड आउट करना है। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, क्लियर है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जो ऐसा एंगल बनाएगी वो यहाँ पर क्या है, थीटा, वो भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मतलब ये लाइन आपको दे रखी है, इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए नॉर्मल फॉर्म में, और फिर थीटा और p निकालिए, थीटा और p निकालिए। देखिए इसका तरीका क्या होता है। पहले हम 8 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया -8, सही। अब इसको इससे कंपेयर करो बच्चों, p की वैल्यू -8 आ रही है, तो p तो माइनस आ ही नहीं सकता, क्यों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी। तो ये हमारी जो है इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब आप इसको इससे कंपेयर करिए, तो cos थीटा आ रहा है -1 और sin थीटा आ रहा है √3। sin थीटा में हमें पता ही नहीं √3 कब आता है, सही। तो हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसे तो मानते हैं a, कोफिशिएंट ऑफ y जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -1, उसे मानते हैं a, और कोफिशिएंट ऑफ b जो होता है उसे मानते हैं √3। और इससे हम r की वैल्यू निकालते हैं। r की वैल्यू क्या होती है, √a² प्लस b²। तो ये आ गया -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये बच्चों आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया -1/2x प्लस √3/2y इज इक्वल टू 4। क्लियर बच्चों? अब ये हमारी जो है नॉर्मल फॉर्म आ गई इस इक्वेशन की। अच्छा, हमने इसको क्यों नहीं नॉर्मल फॉर्म बनाया, इसको इसलिए नहीं बनाया, जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो cos थीटा की वैल्यू तो -1 आ रही है, चलो उससे थीटा निकल जाएगा, मगर sin थीटा की वैल्यू √3 आ रही है। sin थीटा में √3 कभी आता ही नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको पहले ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है जो इससे कंपेयर हो जाए। ये तो इससे कंपेयर ही नहीं हो पा रही, सही। उसके लिए हम क्या करते हैं, r की वैल्यू निकालते हैं। r होता है √a² प्लस b²। a की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ x, b की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ y, वो आ गई 2। उस r की वैल्यू से हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। दोनों साइड में 2 से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। अब ये हमारा फाइनल आंसर आया, इसको हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करके थीटा और p निकाल लेंगे। अब देखिए थीटा और p कैसे निकलेगा वो आप समझ लीजिए। अच्छा, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख दीजिएगा। तो अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए
यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -1/2, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है cos थीटा, तो cos थीटा तो हमें दे रखा है -1/2, कोफिशिएंट ऑफ y दे रखा है √3/2 और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y दे रखा है sin थीटा और p कितना दे रखा है बच्चों 4। क्लियर है? अब देखिए बच्चों p तो खैर निकल गया, अब हमें थीटा निकालना है। अब देखो थीटा हम कैसे निकालेंगे ये समझ लीजिए आप। यहाँ पर ये देखिए आपको थीटा की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। सही है? मान लो मैं इसे कंपेरेबल ले रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ, तो साइन थीटा √3/2 कब होता है 60 पर, मगर वो इसको तो नहीं कर रहा ना सेटिस्फाई। तो हमें थीटा की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा क्वाड्रेंट देखते हैं जिसपे साइन तो पॉजिटिव हो, यहाँ पे साइन क्या है पॉजिटिव है और कॉस क्या है नेगेटिव है। तो हमें एक ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढना है जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। एक ऐसा क्वाड्रेंट देखिए जिसका साइन थीटा तो पॉजिटिव हो, कॉस थीटा नेगेटिव हो। कौन सा क्वाड्रेंट होता है बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप क्या करिए, इस एंगल को या इस एंगल को, किसी भी एक को सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने हमें क्या दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है √3/2 के, और √3/2 कब आता है 60 पर, तो ये आ गया साइन π/3। अब देखिए थीटा की वैल्यू हम π/3 नहीं लेंगे, रीजन क्या है, क्योंकि वो इसको तो सेटिस्फाई कर देगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। π/3 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसको सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला याद करिए, साइन टू साइन का, वो होता है साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ आपका दे देगा साइन थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, साइन 180 माइनस थीटा। ये कितना जाएगा, साइन एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आएगा, साइन 2π/3। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2π/3 आ गई। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन हो गई जो आपको चाहिए थी, कि ये जो लाइन हमें गिवन थी जिसकी हमने नॉर्मल फॉर्म बनाई है, उसका p परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा 4 होगा, और उसका परपेंडिकुलर लाइन का x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल कितने बनेगा 2π/3 का एंगल बनेगा। अब देखिए इसके बाद है सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में इन्होंने दिया है y-2 = 0, ये तो खैर काफी इजी है। और थर्ड पार्ट में हमें दिया है x - y = 4। देखिए पहले मैं इसे करवा देता हूँ, ये तो काफी इजी है, इसको इधर ले जाइए। तो y किसके बराबर आ गया 2 के, y किसके बराबर आ गया 2 के। अब देखिए इसको हम इजीली इससे कंपेयर कर सकते हैं, इसे आप ले लीजिए फर्स्ट और इसे ले लीजिए सेकंड। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, देखिए यहाँ पे x वाली टर्म है, यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है, तो इसका मतलब हम ये मानेंगे यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है 0 है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या दे रखा है cos थीटा, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं है तो इसको हम क्या मानेंगे 0 मानेंगे। तो cos थीटा किसके बराबर आ गया 0 के। अब देखिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है sin थीटा है, तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए p, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म p है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 2, तो p किसके बराबर आ गया 2 के। अब देखिए ये तो खैर काफी इजी है, यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ही पॉजिटिव है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पॉजिटिव आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप चाहे इससे निकाल लीजिए वैल्यू, चाहे इससे निकाल लीजिए, मैं इससे निकाल लेता हूँ। तो देखिए कॉस थीटा 0 कब आता है π/2 पे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/2। तो यहाँ पर
P जो है वो तो 2 हो जाएगा और थीटा कितना हो जाएगा π/2। ये दोनों चीजें हमें बच्चों यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी। अब देखिए थर्ड पार्ट, देखिए थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे बच्चों। हम पहले क्या करते हैं, इसको इससे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। अच्छा, इसको इससे कंपेयर करिए तो cos थीटा किसके बराबर आ गया बच्चों 1 के, और sin थीटा किसके बराबर आ गया -1 के, और p किसके बराबर आ गया 4 के। अच्छा, अब देखिए ऐसा कोई भी एंगल नहीं होता है जहां पर cos थीटा तो 1 हो और sin थीटा क्या हो -1। क्लियर है? तो इस केस में हम क्या करते हैं, r निकालते हैं। r का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, √a² प्लस b²। और a क्या होता है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये कितना आ जाएगा √2। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को किससे डिवाइड कर देंगे, √2 से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 1/√2x माइनस 1/√2y इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लीजिएगा 2√2 आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे और ये सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन देखिए कंपेयर कैसे करेंगे। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1/√2, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है cos थीटा। तो cos थीटा कितना आ गया बच्चों 1/√2। और अब देखिए y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर -1/√2, और यहाँ पे sin थीटा का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट क्या है sin थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/√2, और p कितना है 2√2। अब देखिए, अब हमें एक थीटा की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई कर दे। उसके लिए हम क्वाड्रेंट देखते हैं। अब आप एक ऐसा क्वाड्रेंट देखिए जिसमें साइन तो नेगेटिव हो, कॉस पॉजिटिव हो। वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है जहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है? वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे किसी भी एक एंगल को पकड़ के उसे फोर्थ क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। जनरली हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव होती है ना उसी को पकड़कर हम क्या करेंगे कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखिए 1/√2 कितना होता है π/4। तो cos थीटा किसके बराबर है cos π/4 के। अब इससे थीटा की वैल्यू है π/4, मगर π/4 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला देखिए, cos 2π माइनस थीटा किसके बराबर होता है cos थीटा के। अब देखिए इसे आप cos थीटा ले लीजिए cos π/4 को, तो वो किसके बराबर होगा cos 2π माइनस π/4। ये कितना आएगा cos 7π/4। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 7π/4। क्लियर है? तो देखिए बच्चों ये आपकी इंफॉर्मेशन हो गई। थीटा जो है यहाँ पर 7π/4 होगा और p किसके बराबर होगा 2√2 के।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन। देखिए इसमें मैंने कहा है आपको इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। क्लियर है? अच्छा, अगर कोई कहता है ना आपको पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बोल रहा होता है। जब भी आप किसी पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं तो वो हमेशा यही माना जाता है कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। क्लियर है? तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले बच्चों। ये आ गया 12x + 72 = 5y - 10। अब इसको इधर ले, ये 12x - 5y + 82 = 0। तो अब देखिए हमें क्या करना है, -1, 1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। क्लियर है? मतलब इस पॉइंट से इस लाइन पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे और फिर उसका डिस्टेंस हम फाइंड आउट करें। तो अब देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको एक पॉइंट दे रखा है x1, y1 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है इस लाइन से। तो हमें क्या करना है, इसका पहले तो फॉर्मूला समझ लेना है क्या होगा। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, हम x की जगह तो x1 लिखते हैं, y की जगह y1 और c की जगह c अपॉन √ कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² का मॉडुलस। मान लीजिए आपको ये लाइन दे रखी है और ये पॉइंट दे रखा है, इनके बीच का हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या करना है, डिराइव करना है। सही, वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बता दूंगा कि कैसे डिराइव होगा। अभी आप सिर्फ इसको लगाना सीख लीजिए, हम कैसे इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। देखिए आपको ये पॉइंट दे रखा है x1, y1, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है इस लाइन से। तो उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, x की जगह तो x1 लिखते हैं, y की जगह y1, c की जगह c अपॉन में √ में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² दैट मींस a² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² दैट मींस b² का √ पूरे का। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। अच्छा, हम इसको नाम दे दें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को AB। तो अब देखिए AB आप कैसे निकालोगे। ये है AX + BY + C = 0। तो यहाँ पे x की जगह तो हम क्या रखते हैं, x1 और y की जगह क्या रखते हैं, y1 प्लस कांस्टेंट एज इट इज अपॉन √ कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² का पूरे का होल का। क्लियर है? ये कितना आ गया बच्चों, 65/13। तो कितना आ जाएगा, 5 यूनिट। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये आपको दिया होता है AX + BY + C = 0। x की जगह तो x1 लगाते हैं दैट मींस -1, y की जगह y1 लगाते हैं दैट मींस 1, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट। सही है? और इसको हटा देते हैं =0 को। अपॉन में √ में क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ x² दैट मींस 12² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² दैट मींस -5 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखिए, हम हमेशा मॉडुलस का साइन लगाते हैं। मान लीजिए आपने कैलकुलेट करके माइनस में आंसर निकाल लिया, तो मॉडुलस क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव कर देगा। क्यों? पर डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। किसके बीच में, पॉइंट और लाइन के बीच में। क्लियर है? कभी भी आप डिस्टेंस निकालेंगे तो वो नेगेटिव कभी नहीं होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में रखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। हमें एक पॉइंट निकालना है x एक्सिस के ऊपर। x एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट तो होता है,
मगर वाई कोऑर्डिनेट उसका हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब इधर का इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस लाइन से, इस लाइन से x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1 से कितना है, 4 यूनिट है। ये एलसीएम कितना आएगा, 4 और 3 का 12, ये आएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब देखिए इसमें मैंने कहा है आपको एक पॉइंट लेना है एक्स एक्सिस के ऊपर, उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से कितना दे रखा है, 4 यूनिट दे रखा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा इसमें एक बार ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट है उसे h मान लीजिए, x मत मानना नहीं तो वो इससे कोसाइन करेगा। अब देखिए फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, इस पॉइंट को हमने P लिया, इसको Q ले लिया, तो यहाँ पर PQ कितना दे रखा है बच्चों आपको, 4 के बराबर। अब देखिए इसे हम लेते हैं x1, इसे y1, इसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, a की जगह तो a लिखते हैं और x की जगह लिखते हैं x1, b की जगह b और y की जगह क्या रखते हैं y1 और c की जगह c अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। और ये किसके बराबर दे रखा है बच्चों, 4 के बराबर इनमें दे रखा है। तो कितना आएगा, 4h माइनस 12 अपॉन 5। अब देखिए अब जब भी आप मॉडुलस का साइन हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या होता है, प्लस माइनस का साइन आता है। क्लियर है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, जब भी हम मॉडुलस का साइन हटाते हैं तो इधर हम क्या करते हैं, प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों केस को सॉल्व करना है। एक बार तो h को पॉजिटिव लेना है, सॉरी 4 को +4 लेना है, और एक बार यहाँ पर जो टर्म है उसकी जगह -4 लेना है। सही, एक बार तो हम +4 कंसीडर करेंगे राइट साइड में, एक बार -4 कंसीडर करेंगे। केस 1 टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो h आ गया 8। टेकिंग नेगेटिव साइन, अब हम माइनस का 4 ले लेंगे। तो h आ जाएगा -2। अब देखिए h की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक तो आ रही है 8 और एक आ रही है -2। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होंगे बच्चों, 8,0 एंड -2,0। ये दो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे हो जाएंगे।